अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सिटी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सिटी साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जहां जाते हैं हैरान करते हैं, और अब वो यूके के विजिट पर थे, वहां पर जो डिनर दिया गया या उनके एजाज़ में जितनी भी तकरीबात हुई, सभी में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो खबरों की जीनत है। लेकिन एक पॉइंट जो उन्होंने छेड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उनसे रशिया यूक्रेन मामले पर सवाल किया गया, उसमें वो पहुंच गए अफगानिस्तान। अब उन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया वो तो लंबी कहानी है, बट उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। उन्होंने वजह भी बता दी वो क्यों चाहते हैं। उन्होंने बता दिया कि इसकी लोकेशन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी वो बहुत बार अपने रिग्रेट का इजहार कर चुके हैं कि हमने फॉर नथिंग ये वापस कर दिया अफगान तालिबान को। अफगान तालिबान की भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अमेरिका के लिए इस वक्त बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है। अमेरिका, वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बयान दिया है। खुद ही कह दिया कि हमें ये मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा ये बेस ज़रूरी है, बिकॉज कोई 2000 किलोमीटर दूर टेस्टिंग ग्राउंड है चाइना, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स अपने टेस्ट करता है। तो इनका ये कहना है कि चाइना के ऊपर हमने नज़र रखनी है और वो इसी एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिकली हम सारा स्वीप कर सकते हैं। तो ये टू कंटेन चाइना या टू फाइंड आउट कि चाइना क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्पेशली उसकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करने के लिए हमें ये बेस चाहिए। एट द सेम टाइम जो इसकी बात उसने नहीं की वो ये भी है कि वो ईरान के ऊपर भी तो नज़र रखना चाहते हैं, और सबसे अहम कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं बगराम से। तो ये बेस उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, क्योंकि सेंट्रल एशिया सारा रूस के साथ है, तो सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, चाइना को मॉनिटर करना, पाकिस्तान को मॉनिटर करना और ईरान को मॉनिटर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी बात वो कर नहीं रहा है मगर सबको पता है कि अफ़गानिस्तान को ख़ुद मॉनिटर करना, बिकॉज़ वहाँ उनका ये कहना है कि आईसिस और दाइश और अलकायदा एक दफ़ा फिर उनकी मौजूदगी नज़र आ रही है। वो पता लग रहा है कि वो वहाँ हैं और वो बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ये बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज रीजंस। तो अब मसला ये है कि दिस इज़ द बिगेस्ट बेस इन द होल वर्ल्ड जी, जिस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं उनकी वहाँ, ये छोड़ के वो चले गए जी। वहाँ हथियार भी हैं वर्थ बिलियंस जी, और ये एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जब ये चले गए और भागे यहाँ से, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है तालिबान ने कंट्रोल ले लिया। बट वो तो कह रहे हैं कि चाइना के पास कंट्रोल है। तो अब आइए ये डोनाल्ड ट्रंप का, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ड्रामा किया है कि चाइना के पास कंट्रोल आ गया है उसका, और इसकी ये भी वजह है कि हम चाहते हैं कि चाइना वहाँ से निकले और हम खुद डील करना चाहते हैं अफगानों के साथ। और वो ज़ाहिर है अफगान को यही कह रहे होंगे कि हमारा बेस दे दो, बताओ कितने पैसे चाहिए, और उनके पास है कुछ नहीं, पैसे। अच्छा, अब दो बातें हैं यहाँ। एक बात तो ये आयशा कि ये झूठ है, सरासर झूठ है कि चाइना के पास उसका कंट्रोल है। तालिबान ने भी इस बात को रिजेक्ट किया कि चाइना के पास बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारा हमारे अपने कंट्रोल में। मगर इसके अलावा इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, जो मॉनिटर करते हैं इस चीज़ को, वो उन्होंने सबको मॉनिटर किया, और उनकी ये रिपोर्टें हैं कि यहाँ कोई चाइनीज़ लोग नहीं है इस बेस पे। अभी BBC वाले जो हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है आयशा, उसका नाम है BBC वेरीफाई। आपको पता ही है, फेक न्यूज़ को या चीज़ को काउंटर करने के लिए वो वेरीफाई की उन्होंने एक यूनिट सा बनाया हुआ है। 2020 से लेके 2025 तक उन्होंने हर साल 5 से 6 दफ़ा सैटेलाइट के ज़रिए इस बेस को मॉनिटर किया है BBC ने, और उनकी हर साल की रिपोर्ट है कि यहाँ कोई चाइनीज़ नज़र नहीं आए। तो अब तो ये क्लियर है कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है, कोई चाइनीज़ की प्रेजेंस नहीं है। मैं एक बात आपको कहूँ, अगर ये ना भी सैटेलाइट एविडेंस हो कि कोई नहीं है, तालिबान जितना मर्जी कहते रहे, आप ना यकीन करें, पर एक बात पता होनी चाहिए कि ये तालिबान जो है ना, दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स पीपल, जिनके लिए पैसा और डिप्लोमेसी ये कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती। उन्होंने विदाउट रिकग्निशन अपना काम चलाया हुआ है। उनके ऊपर कितना प्रेशर था कि ख़वातीन के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, मीडिया के बारे में ये न करें तो आपको रिकग्नाइज़ कर लेंगे। उन्होंने नहीं मानी बात, कोई परवाह नहीं किया, कोई परवाह नहीं, वो सख्तियां हम पाकिस्तान बैक करता रह गया, अमेरिका बैक करता रह गया, यूरोप बैक करता रह गया, वो नहीं मानते। वो बड़े ऑर्थोडॉक्स प्यूरिटन्स हैं।
सवाल ही पैदा नहीं होता कि बगराम पैसे दे के बगराम जो है वो अमेरिका को दे दे। ये भूल जाए अमेरिका, ये नहीं होगा। तालिबान घास खाएंगे मगर ये नहीं देंगे सब, क्योंकि उनका सारा जो आइडियोलॉजी है ये कैसे कि अपना फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर जिसके साथ वो जंग उन्होंने 20-25 साल की है उसके हवाले जाके ये बेस कर दे ताकि अमेरिका आके वहाँ बैठ जाए। इट्स इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अमेरिका का एलाय रहा है और अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं ठीक ठाक, लेन देन है, पाकिस्तान नहीं अमेरिका को बेच दे सकता। हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन उड़ मार देगा सबको, इतनी एंटी अमेरिकनिज्म एब्सोल्युटली नॉट याद आ जाता है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका को पाकिस्तान को बेस दे दे। तो अफगानिस्तान तो भूल ही जाए ना बिल्कुल, मगर तालिबान नेवर। तो ये सरासर झूठ बोल रहा है एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। या प्रोवोक करना चाह रहे हैं चाइना को। चाइना को क्या प्रोवोक करेगा? चाइना को तो पता है कि देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, ये फजूल बातें करता है, इस किस्म की ड्रामे करता है और उसका ख्याल है पैसे के साथ हर चीज़ हो जाती है। उसको नहीं पता कि कोई आइडियोलॉजी भी होती है और वो आइडियोलॉग्स जो होते हैं उनके लिए पैसा वैसा इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू गो एनीवेयर। बगराम बेस विल नॉट गो टू अमेरिका और तालिबान बंद पड़ा है, तालिबान को उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मगर उसको बंद ही रखेंगे वो। अच्छा, ये माजी में जब ये बात उठी थी तो तब उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था। अब पहली बार उन्होंने कहा है कि हम तालिबान के साथ बात कर रहे हैं बगराम एयरबेस को लेकर। बात कर रहे हैं, मैं बताऊं क्या, जल में गया था ना अभी खलीसाद, अब वो जाके कहता है हमें दे दें ये है वो, तो उन्होंने सॉरी, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, हमने ऑफर की है, ये किया होगी। तो ये करते रहेंगे, बात करने से कुछ बात हल नहीं होता, मसला हल नहीं होता। ये इन्होंने तो अपनी पेशकदमी कर दी है ना कि जी आप ले लें, पैसे कितने लेने हैं, हमारा सामान पड़ा हुआ है, उसका बताएं हमारा सामान वापस कर दे, कितने पैसे चाहिए, बगराम हमारे वाले कर दें, चले थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दें। ये बातें प्रपोजल्स आती जाती हैं, तालिबान सुन लेते हैं और ना कर देते हैं। तो ये कहना कि बात हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनकी बात तस्लीम की जा रही है। तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उन्होंने कहा वैसे हम आपके साथ इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंगेज करने को तैयार हैं, लेकिन ये फौजी वापसी जो है ये नहीं होगी। बट डोनाल्ड ट्रंप सेड कि उन्हें भी हमसे कुछ चाहिए, तो अमेरिका से उन्हें क्या चाहिए? अमेरिका से रिकग्निशन चाहिए उन्हें। तालिबान रजीम रिकग्निशन मांग रही है ना कि आप रिकग्नाइज करें हमें, तो अमेरिका क्या पाकिस्तान नहीं रिकग्नाइज कर रहा अभी तक, तो ये ग्लोबल, क्योंकि उनको अभी तक टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो सो आई थिंक बहुत कुछ है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो तालिबान मांग रहे हैं, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी तो तालिबान से मांग रही है ना कि ये आप अपने ह्यूमन राइट्स, खवातीन, ये वो सब चीज़ें ठीक करें, तो वो नहीं कर रहे। और इससे पहले हथियारों की वापसी की भी बात हुई, वो भी हवा में रह गई। हवा में रह और बगराम एयरबेस की बात हुई। अच्छा, हथियार जो हैं उनमें से कुछ हथियार वो वापस कर सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसे हैं कि शायद वो नहीं वापस करेंगे। तो इसके ऊपर बात हो सकती है कि जी अच्छा लिस्ट दें हमें, हम आपको लिस्ट देते हैं कि आप हमें इनमें से ये वापस कर दें। हो सकता है वो कहें अच्छा जी ये ले लें, ये नहीं, ये हमें खुद चाहिए और पैसे इतने लेंगे हम। ये चीज़ें चल सकती हैं, मगर क्या एयरबेस उनको अमेरिका को कदम नहीं रखने देंगे अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर श्योर एंड दिस इज़ द आउटलाइन। अभी अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर को हमने कतर के विज़िट पे देखा, मुल्ला याकूब को। वैसे कहा जाता है कि उनके लीडर्स पर, उनके ऑफिशियल्स पे पाबंदियां हैं। पाकिस्तान का और इंडिया का विज़िट कैंसिल हुआ, फॉरेन मिनिस्टर उनके आ नहीं सके, बट अब वो कतर में हमें दिखाई दिया। और उसके बाद अभी एक कपल था, 8 माह से हिरासत में था अफ़गान तालिबान की, वो रिहा हो गया है एफर्ट से। तो ये कनेक्टेड है विद कतर? कतर के साथ तो बड़े पुराने तल्लुकात है। कतर के अंदर ही तो सारे अमेरिकनों के साथ नेगोशिएशंस हुई थी, ऑल द नेगोशिएशंस दैट द तालिबान हैड ओवर द इयर्स, जहाँ अमेरिका की तरफ से जल में कंडक्ट करता था जी। और तालिबान तो हमेशा आते जाते थे वहाँ, और कतर ने बहुत अहम रोल अदा किया है इन द फाइनल अग्रीमेंट, दोहा मुज़ाकरात में। यस, एब्सोल्युटली। और ये कतर ये रोल बना लिया उसने अपने लिए। ये शुरू उसने तालिबान के से किया था, और अब वो और भी अब ये हमास वगैरह के ऊपर भी वो आ गया था। तो आई थिंक कतर अपने आप को ये रोल प्ले करना चाहता है कि आप यहाँ आके न्यूट्रल कंट्री में आके कि आप बात कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़। तो तालिबान तो वहाँ जाएंगे बिकॉज वहाँ उन लोगों को जानते हैं, डिप्लोमेट्स को, और उनको पता है आना जाना रहा है उनका वो द लास्ट 10 years आना जाना रहा है वहाँ। सो आई थिंक दे आर कंफर्टेबल गोइंग एंड कमिंग। और अगर कोई हॉस्टेज नेगोशिएशंस हैं या किसी को जेल में डाला हुआ है उनको छोड़ना है या कोई इस किस्म की कोई चीज़ है, तो वो कतर में जाके नेगोशिएशंस होती है। जो अफगान वजारत ख़ारिजा के
वेबसाइट है, जो उनका अकाउंट है, उन्होंने भी ये क्लियर किया कि जो तब बात हुई थी उसमें ये तय पा गया था कि दोबारा वापसी नहीं होगी, वो बगराम एयरबेस हो या इस तरह का कोई भी मामला। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अफ़गानिस्तान के मामले पे हम मल्टीपल इश्यूज़ ले लेते हैं। हमारे DGISPR ने भी नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की है कि अफ़गानिस्तान से वो ऑपरेट होते हैं। तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान और चाइना दोनों ने BLA और इसका जो सुसाइड विंग है मजीद ब्रिगेड, उसको टेररिस्ट एंटिटी डेजिग्नेट करने के लिए UN को पुश किया है। ये कितना अहम समझते हैं आप इन दोनों का, स्पेशली ये कदम उठाना? देखिए, अब तीन बातें होगी ना यहाँ। पहली बात तो ये है कि DGISPR ने क्या कहा है। जी। DGISPR ने एक इंटरव्यू में फॉरेनर को ये कहा है, उन्होंने कहा जी कि इंसर्जेंसी हो रही है बलूचिस्तान में और KP में, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, इंसर्जेंसी नहीं है, टेररिज्म है जी। फ़र्क है इंसर्जेंसी में और टेररिज्म में। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, इंसर्जेंसी होती है कि डोमेस्टिक इंस्पायर्ड, ठीक, किसी किस्म की रिवोल्ट, किसी किस्म का इंसर्जेंट्स। टेररिस्ट्स ऑलवेज फॉरेन बेस्ड, राइट, फॉरेन सपोर्टेड, दैट्स व्हाई दे कॉल टेररिस्ट। तो अब उन्होंने बड़ा ये क्लियर कट कह दिया कि ये इंसर्जेंसीज नहीं है, क्योंकि इंसर्जेंसी जब कहते हैं ना तो उसके साथ इशारा ये करते हैं कि शायद उससे कोई हक है, कोई सेपरेटिस्ट है, कोई हक है उनका, तो इसलिए वो इंसर्जेंट्स है। नहीं, टेररिस्ट जब आप कहते हैं तो फिर उनके कोई हक नहीं होते, कोई हकूक नहीं होते, दे सिंपली टेररिस्ट एंड द होल वर्ल्ड इज़ एंटी टेररिस्ट। तो इसलिए उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि यार ये आप इंसर्जेंसी की बात करते हैं, इंडिया की ज़ुबान है ये। हाँ, ये इंडिया की ज़ुबान है कि जी वो लिबरेशन मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो मगर हमने तो बड़ा क्लियर कट कर दिया कि दैट्स नॉट अ लिबरेशन मूवमेंट, इट्स एन टेररिस्ट मूवमेंट बैक्ड बाय इंडिया। इसी तरीके के साथ TTP जो है, दैट्स अ टेररिस्ट मूवमेंट एंड सो एंड सपोर्टेड बाय इंडिया अगेन। और अब तो हम जब प्रेस रिलीज आती है ISPR की तरफ से तो हर जगह पे लिखा हुआ है इंडिया बैक्ड टेररिस्ट, इंडिया बैक्ड BLA, इंडिया बैक्ड TTP। तो वो तो अब हम खुले आम कह रहे हैं कि ये इंडिया करवा रहा है जी। तो अब वहाँ से अब आगे बढ़े तो आपने बात की कि BLA को डेजिग्नेट करने के लिए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका ने कर दिया, ये अभी हाल अमेरिका ने तो तस्लीम कर लिया उन्होंने। अब हमने अप्लाई किया है टू द UN कि आप इनको भी आप डिक्लेयर करें। अच्छा, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हमने वो अभी वोटिंग पे नहीं आया जी। इंडिया के अंदर मीडिया को फीड किया गया है कि क्या आप ये कहें कि जी अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, UK ने रिजेक्ट कर दिया, फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया, और अच्छा, ये जो है इनको डिक्लेयर देम एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। अच्छा, उन्होंने इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि अभी ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी अब अमेरिका एक तरफ उनको टेररिस्ट करार देता है इन देयर डोमेस्टिक स्टेटमेंट, और UN में जाके वो ब्लॉक नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका कांट टेक टू पोजीशंस ऑन द सेम टू ऑर्गेनाइजेशंस। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर UN में जब ये होता है तो अमेरिका उनको ब्लॉक नहीं करेगा, नहीं कर सकता, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। नहीं, वो तो फिर उड़ जाता है ना बंदा, एक ही गल है। सो आई थिंक ये इंडिया इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है इसलिए बिकॉज इंडिया की एस्टैब्लिश्ड लिंक्स है नाउ विद बोथ एंटिटीज, तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा ये हो रहा है। अभी एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं ये जो मजीद ब्रिगेड के कमांडर रहमान बलोच को हेलमंद में कत्ल किया गया, तो इसका तो ये मतलब है ना सीधा सीधा कि अफगानिस्तान में हैं इनके महफूज ठिकाने BLA के अभी, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर डॉसियर बाकायदा DGISPR ने कहा है कि 2009 से लेकर 2023 तक के डॉसियर हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अब TTP की कार्रवाइयाँ एक अरसे से मुसलसल जारी हैं, और हमने देखा कि इसमें चीन और पाकिस्तान मिल के कोशिश कर रहे थे कि वो अफगान हुकूमत को कन्विंस करें। तो इसका मतलब है कि वो कोई असर और रसूख इस्तेमाल नहीं कर पाए TTP पर। अच्छा, देखिए, कोशिश तो पूरी है। चाइना ने भी बहुत समझाया तालिबान को, पाकिस्तान ने भी बहुत समझाया है, मगर मसला एक है ना, मसला ये है कि तालिबान की हुकूमत इतनी तकड़ी नहीं है कि वो इन दोनों को डाउन करे इनके ऊपर। उन्हें खुद डर है कि अगर उन्होंने BLA का तो इतना इशू नहीं है, TTP का भी इशू है, उन्हें TTA को ये फिक्र है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को खुली छुट्टी दे दी टू अटैक TTP, तो TTP के जो कारकुन हैं और जो वहाँ अलकायदा बैठी है और दाइश बैठी है, ISIS, वो जो है वो सारे मिल ना जाएं अगेंस्ट दी अफगान गवर्नमेंट, बिकॉज आइडियोलॉजी तो एक ही किस्म की है ना जी। मिलके ही उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जिहाद किया था। तो अब वो खुद बड़े इनसिक्योर हैं तालिबान, और तालिबान के दरमियान भी एक स्प्लिट है। आपको पता है, काबुली वर्सेस
कंधार। तो इसलिए दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। इसलिए मेरा ख्याल है वो ज़रा ये हो सकता है कि वो आपको आंख मार दें कि आप जो कुछ कर सकते हैं कर लें जी, हम आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे जब आप ऐसी काम करेंगे, मगर क्यों हमारी मजबूरी है, हम खुलेआम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। एक बात। दूसरी बात, एक और बहुत अहम है कि तालिबान भी इस वक्त आइसोलेटेड हैं कि ज़्यादा मुल्कों ने उनको तस्लीम नहीं किया। सपोर्ट उनके पास नहीं है, पैसे नहीं है, मईशत नहीं चल रही, आइसोलेटेड है। इंडिया उनकी मदद कर रहा है। इस इंडिया के साथ उन्होंने अपने तल्लुकात बना लिए हैं, क्योंकि आपके साथ तल्लुकात नहीं बन रहे हैं बिकॉज ऑफ TTP और BLA। तो उन्होंने भी लाइक अ क्लासिक, जो मुल्क अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा कोई ना भी ऑप्शंस रखते हैं अपने पास। पाकिस्तान के साथ डीलिंग करने के लिए उनको कोई ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि ताकि पाकिस्तान उनकी बात माने। वो क्या है, ऑफसेट करने के लिए इंडिया। जी, ठीक, बिल्कुल। इस जैसे हम जब अमेरिका के साथ बात करते हैं तो चाइना के साथ भी तो सब पीछे रखा हुआ है ना, बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज हो जाता है। आप सारे अंडे कहीं एक बास्केट में नहीं डालते। आप कहीं आप कहते हैं हमारी मजबूरी है, ये हम नहीं करना तो चाहते हैं मगर हम कर नहीं सकते, अवाम खिलाफ हो जाएगी या फलाना हमें अटैक कर देगा। तो ये चीज़ें डिप्लोमेसी में चलती हैं। तो तालिबान जो हैं वो इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है अफगानिस्तान में कि वो TTP को उड़ा के रख दे बिकॉज अब पाकिस्तान कह रहा है, या BLA को निकाल दे क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है। उनको ये पता है कि पाकिस्तान हमारी बात उस वक्त तक सुनेगा जब तक हमारे पास कोई लेवरेज होगी, और लेवरेज उनके लिए BLA है और TTP है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जिसकी वजह से अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई मुख्तलिफ राय पाई जाती है। एक ये कि जी ठीक है, फिर अगर ये बात है, हमने बड़ी कोशिश की समझाने की, अब कितने साल हो गए हम समझा रहे हैं, हम इनके तजारत भी खोल दी है, इनको रोक भी नहीं रहे हैं, जो ये कहते हैं हम इनकी बात मानते हैं और ये हमारी कोई बात नहीं मानते। तो फिर ठीक है, फिर हम जाके खुद स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स करते हैं, BLA के कैंप्स के ऊपर भी करते हैं और उधर TTP के कैंप्स के ऊपर भी करते हैं। मगर एज यू नो आजकल जो इशू जो बन रहा है वो यही है कि रेड लाइन है ना, क्रॉसिंग बॉर्डर। मगर हुआ क्या है, ये क्रॉसिंग बॉर्डर्स, इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके स्ट्राइक्स की। ठीक, ईरान ने पाकिस्तान का बॉर्डर वायलेट किया टू स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान साइड ऑफ बलोच ग्रुप्स, जिंदुल्ला। ठीक, तो फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर ईरान का क्रॉस करके उनके वहाँ जो हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं इंसर्जेंट्स, उनके ऊपर किया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया अगेंस्ट इंडिया मई में। तो एंड सो यू सी ये अब एक, और इजराइल ने तो हर जगह पे कर ही रहा है जी, मिडिल ईस्ट में उसका तो काम अब ये जो है ना कि जी आपने बॉर्डर नहीं क्रॉस करना और क्रॉस करके अपने मफाद नहीं प्रोटेक्ट करने, ये अब फलसफा जो है ये फारग हो रहा है। ये आपने अब ये शुरू अमेरिका करता है, फिर उसके बाद इजराइल करता है, तो फिर इंडिया करता है, तो फिर जाहिर है फिर सारे शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। फिर अब हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है क्योंकि इतनी सख्त टैक्स कर रहे हैं हमारे ऊपर BLA और ये, कि अब हम भी जाके जहाँ ये बैठे हुए हैं वहाँ जाके हम इनके ऊपर बमबारी करें या ऑपरेशंस करें इनके खिलाफ। तो वो प्रेशर है आप पाकिस्तान के ऊपर। हम अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं करना चाहते, या मिल के कुछ कर लेते हैं ताकि हमारे दरमियान कोई कॉन्फ्रंटेशन ना हो। आपके खिलाफ है या हमारे खिलाफ है, इट्स द सेम थिंग। मगर अफगान, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि वो दे आर स्केर्ड कि ये अगर हमारी लेवरेजेस ख़त्म हो गई तो फिर पाकिस्तान जो है वो ये ना होगा वंस अगेन डोमिनेट करना शुरू कर दे। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि आप TTP का इलाज करें, वरना पाकिस्तान के हवाले करें ना। तो हमने तो कहा आप करें, नहीं तो हम आ रहे हैं। मगर ये वही बात है ना जो बाकी भी यही कहते हैं ना, अमेरिका भी यही कहता है, ईरान भी यही कहता है, इंडिया भी यही कहता है, हम भी यही कहते हैं, इजराइल भी ये कहता है। तो अब मसला ये है कि जब हम करते हैं तो लोग एक बात करते हैं, जब कोई और करता है तो हम कोई और बात करते हैं। दिस इज नाउ जस्ट लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब पाकिस्तान के मफादात के साथ चाइना भी अलाइन हो चुका है। इन दोनों का टारगेट चाइना भी माजी में रहा है। बट इसी वाले मामले को लेकर इमरान खान साहब जो फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं उसकी इम्प्लीकेशंस क्या, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए ना हमेशा कोई ना कोई फार्मूला नया आता है और जिसकी वजह से हमारी अफगान पॉलिसी आज तक तय नहीं हो पा रही और मसाइल काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो एक हल दिया है जेल से, वो ये कि तीन पार्टीज़, तीन फ़िरक़ैन, तीन स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना इनएविटेबल हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरी अफ़गान हुकूमत और तीसरी अफ़गानिस्तान की अवाम।
ये तीनों मिलके बैठेंगे तो कोई अमन आएगा। डू यू अग्री? पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये रियासत के इश्यूज़ हैं। हाँ। ये तो रियासत टू रियासत ये चीज़ें तय होती हैं। तो ये क्या कि सियासी जमातें जाके बात करेंगी एक हुकूमत के साथ, और किसके बिहाफ पे? उन्होंने कहा ये तीनों बैठे हाँ। आपस में बैठ के, जैसे वो अली अमीन गंडापुर साहब को पहले कह चुके हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाएं, फिर महमूद अटकज़ई साहब और असद कैसर साहब अपने तौर पर मेल मुलाकातें कर रहे हैं। वहाँ पर जो बातचीत हुई हमें नहीं पता कि वहाँ क्या मामला तय पाए, लेकिन उसके बाद ये जो उनका ट्वीट है और जो उनकी बातचीत है अपने अहले खाना के साथ, वो ये हल दे रही है कि अगर आप पीस चाहते हैं तो ऐसे करें, इन्वॉल्व करें अफगान हुकूमत को भी, अफगानिस्तान के पब्लिक को भी, और पाकिस्तान के कबायली इलाकों की आवाम की भी राय लें कि वो क्या चाहते हैं। फजूल बातें कर रहा है। ये पुरानी उसकी इमरान खान का मौक़िफ़ है कि तालिबान जो हैं, घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, उनके साथ को मुआहदे किए जाएं और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। मगर जो हमारा तज्ज़िया है या जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल से, वो यही है कि इनको आप पैसे दे दें, इनको आप हथियार दे दें, इनको आप घर दे दें, आप जो मर्ज़ी कर दें, ये अपनी आइडियोलॉजी जो इनकी है उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हर मुआहदा जो है जो कि इनके साथ किया है ऑन द बेसिस ऑफ अवामी सेंटिमेंट, वो सारा फेल हो गया। तो इसलिए वो तो अब देखिए ना, इनकलाबी फोर्स है ना, वो कोई रिफॉर्मिस्ट फोर्स नहीं है, इनकलाबी हैं ये लोग, इस्लामी इनकलाबी हैं। तो वो तो आपकी पैसा ये वो चीज़ के साथ अब अपना आइडियोलॉजी को बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अब चाहते हैं कि तालिबान का, उन्होंने अफ़गानिस्तान को कॉन्कर किया, वो कहते हैं हम पाकिस्तान को कॉन्कर करना चाहते हैं। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि हम आपकी काइन को मानते नहीं हैं, आप तो बड़े गलत किस्म के लोग हैं, ये आइन ये सब वेस्टर्न कंस्ट्रक्शंस हैं, हम तो इस्लामिक रजीम बनाना चाहेंगे और हमारी रजीम पाकिस्तान में भी होगी। और तो उनका तो इस किस्म के मौक़िफ़ है। They are revolutionaries, Islamic revolutionaries. You cannot have a negotiation with them. You can either defeat them or they let them win. Right. उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकती। अब अगर नेगोशिएशन हो सकती सही तरीके से, तो क्या अमेरिका तालिबान रजीम के साथ नेगोशिएशन करके उनको $10 बिलियन दे के मसला ना हल कर लेता आपने? नहीं। $10 बिलियन means nothing to them. It's ideology. ये उसी किस्म की आइडियोलॉजी है जैसे एक ज़माने में लेनिन और स्टालिन के ज़माने में कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी होती थी, सख्त, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, रिजिड पॉलिसी। हाँ, बिकॉज इट्स आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज बिलीफ सिस्टम। उसके अंदर बिलीफ सिस्टम के अंदर आपको गुंजाइश नहीं होती। लाइक मज़हब इज़ अ बिलीफ सिस्टम। आपको कोई बंदा पैसे दे और कहे आप कन्वर्ट कर जाएं, कोई मुसलमान कन्वर्ट करेगा? नेवर। ऐसा ही है। बिलीफ सिस्टम। तो अभी ऑल ऑफ अ सडन जो भी चल रहे हैं मामलात हमारे, हमने ट्वीट्स में चेंज ये देखा है कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं। क्या वो जो इस वक्त पश्तून सेंटिमेंट है उसको कैश करवाना चाहते हैं, या वो अवामी नेशनल पार्टी नहीं बनना चाहते? क्या चाहते हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब का तो एक ही मौक़िफ़ है। एक तो ये उनका ये ख्याल है कि KP के अंदर एक पब्लिक सेंटिमेंट है जो कि इस्लामी सेंटिमेंट है, और वो उसको किसी तरीके से कैप्चर करना चाहिए। और क्योंकि तालिबान मिलिटेंट फोर्स है, और जब तालिबान के ख़िलाफ़ वहाँ कार्रवाई की जाती है, रियासत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, तो बाकी लोग भी उसमें कैजुअल्टीज़ होती हैं, तो जिसके साथ ज़ाहिर है पब्लिक ओपिनियन फिर ख़िलाफ़ हो जाता है। तो ये तो नेचुरल है, जैसे आप कहते हैं कोलैटरल डैमेज। अच्छा, तो खान का ये पुराना मौक़िफ़ है कि इनके साथ वो मुकमका करें, कोई डील करें, मगर ये एक्शन ना लें। तो जब आप एक्शन लेते हैं, तो अगर आप एक तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं तो उसकी 10 बंदे की फैमिली वो सारी आपके ख़िलाफ़ हो जाती है। तो उस मौक़िफ़ से ये आगे बढ़ता है। मगर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो जो फैमिली आपके ख़िलाफ़ हो जाती है, वो तो शुरू से ही आपके ख़िलाफ़ है, बिकॉज उसके 2 मेंबर्स जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ है, तो वो तो फैमिली की तरह चलते हैं। तो ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है कि जी आपने एक बंदे को मारा तो सारी फैमिली खिलाफ होगी। वो बंदा जो है वो अपनी फैमिली के साथ आपके खिलाफ है। तो आज फैमिली से 2 बंदे गए हैं, फिर कल को 2 बंदे और वहाँ से उठ के चले जाएंगे टू जॉइन द रैंक्स ऑफ द तालिबान। तो इसलिए रियासत का ये जॉब होता है टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी एंड इट्स इंटेग्रिटी। तो ये जो लोग अपोज करते हैं, दे आर आइदर टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स सेपरेटिस्ट्स होते हैं जी, अगर वो खुद अपनी उनकी तंजीम हो। मगर यहाँ तो फॉरेन इंटरवेंशन है,
तो इसलिए आई थिंक इमरान खान इज़ मिसप्लेस्ड। आपको याद होगा जब ये ड्रोन के हमले होते थे, अमेरिका करता था, हाँ, तो खान साहब उस वक्त भी अपोज करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये तालिबान के ऊपर अमेरिका कर रहा है और ये इसको नहीं करना चाहिए। मगर अमेरिका और ये तालिबान की तो लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी, तो वो तो फिर जंग में तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक ये इस किस्म की सिचुएशन है। पाकिस्तान डिडंट वांट टू अलाउ दिस, बट वो चॉइस कोई नहीं थी। अमेरिकन हैड राइट्स, वो कर रहे थे। फिर फाइनली जब वो निकले वहाँ से, तो आपको पता है इमरान ने क्या बयान दिया जो पाकिस्तान के गले पड़ गए। गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली, वो आज भी याद है। हाँ, अमेरिकनों को याद है। तो खान साहब तो खैर अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारते रहे। अब ज़रा आलमी मामला की तरफ चलेंगे तो उसमें इंडिया के लिए है एक और हिट, लेकिन वो कहाँ से पड़ी है और क्यों, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब इंडिया के साथ जो हो रहा है, बेशक उनको नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबादें दी गई, अमेरिका से भी आई, वो उस पर खुश भी हुए, उन्होंने उसका जवाब भी दिया, बड़ा चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद हो रहा था। लेकिन ऐसे में 2018 में जो इस्तिस्ना इंडिया को दिया गया था चाबहार की बंदरगाह के लिए, किया तो वो तेहरान को हिट करने के लिए ऐलान किया गया है, लेकिन उससे भारत ज़ाहिर इफेक्ट होगा। क्या अहमियत है चाबहार की इंडिया के लिए सेठी साहब? देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पहुंचना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। रास्ते में हम खड़े हैं जी। इंडिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में हो और ईरान में भी हो। तो इंडिया ने ईरान के साथ काफ़ी अरसे से ये डिस्कशन चल रही थी कि एक नया रास्ता निकाला जाए, चाबहार पोर्ट जो है वहाँ से अफगानिस्तान, अच्छा, एक सड़क निकाली जाए और फिर अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया निकाली जाए। तो इंडिया ये एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाल रहा था, सी पैक से हटके। जाहिर है उसको पता है यहाँ से तो मिलना नहीं कुछ, तो निकालना तो रूट ज़रूरी है। आफ्टर ऑल इंडिया भी तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो एक्सपोर्ट करना चाहती है। चाइना ने सीपैक बना लिया, रोड एंड बेल्ट बना लिया, तो इंडिया भी तो चाहता ना निकले यहाँ से बाहर। तो इसलिए इंडिया ने ये प्रपोजल ईरान को दी थी और ईरान ने एक्सेप्ट कर ली थी। उसने कहा था कि ठीक है, ये जो पोर्ट है ये आप डेवलप करें, क्योंकि आपके काम की, हमारे काम की तो नहीं है। हमारे पास तो और बहुत सी पोर्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपको चाहिए क्योंकि दिस इज द ईजीएस्ट वे टू गेट टू अफगानिस्तान। तो सड़क कुछ हम बना देंगे, कुछ आप बना लें, और पोर्ट जो है ये सारी की सारी आप करें, बिकॉज आपके चीज़ें जानी है यहाँ से। तो इंडिया ने इसके ऊपर कोई 110-120 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी खर्च कर चुके हुए हैं। अच्छा। ये पिछले साल से लेके अब तक। उससे पहले छोटे छोटे काम होता रहा, अब जाके वो रुक गया या रुक जाएगा, बिकॉज दो बातें हो गई हैं। एक तो ये कि अमेरिका ने ये कह दिया कि जी ईरान को रोकने के लिए, उनके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए हम नहीं चाहते कि ये पोर्ट जो है डेवलप हो जी। 29 सितंबर से उन्होंने कहा है ये पाबंदी, तो अब पाबंदी उन्होंने लगा दी कि जो वहाँ काम भी कर रहे हैं अगर वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। ये इंडिया के ऊपर है जी। हिट उससे वो होगा, इन्वेस्टमेंट उसकी बर्बाद। तो इंडिया बड़ा अपसेट है। इंडिया के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। एक तरफ वो सलाम दुआ लेता है नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी उसके साथ सलाम दुआ लेता है, अगले दिन उठा करके कुछ कर देते। इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। उनके जो सारी फॉरेन पॉलिसी थी बेस्ड ऑन अमेरिका एंड से सऊदी अरेबिया, तो बहुत बड़े उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया भी इन इंडिया, और इंडिया की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। देखिए ना, इंडिया के 8 मिलियन इंडियंस हैं इन द गल्फ, मच मोर देन पाकिस्तानीज। तो उनकी एक मैन पावर है वहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं, यू नो, इट्स अ बिग लिंक। अब ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का पैक्ट भी तकलीफ दे रहा है उनको कि, और वहाँ जो इस वक्त इंडिया में जो डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान में ये डिस्कशन इतनी नहीं हो रही, इंडिया में डिस्कशन शुरू हो गई है कि यार ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जो ये कर लिया है, उधर अमेरिका जो है वो टाइट कर रहा है हमें बिकॉज ऑफ रशिया, अब बिकॉज ऑफ ईरान। हमारे दो मेन सोर्सेज जो हैं ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वो ख़राब हो रहे हैं। उधर से सऊदी अरेबिया जो है, जो कि इन्वेस्टमेंट कह रहा था कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया, और है भी, और वो हो भी रही है, और हमारे लोग भी हैं वहाँ। तो सऊदी अरेबिया जो है वो कह रहा है कि हम मुश्तरका दुश्मन हो गया। तो अब ये है कि अगर हम संदूर करते हैं तो फिर सऊदी क्या करेगा? पाकिस्तान कहेगा जी आ जाओ। तो वहाँ तो ये डिस्कशन शुरू हो गई है। वहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू है, मैंने देख रहा था इंडियन मीडिया। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जी सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करेगा,
उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जी। यहाँ, हमारे साथ तल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। हमने अपना जो काम करना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करें, चले सऊदी अरेबिया उनको थोड़ा बहुत तेल दे देगा या थोड़े बहुत पैसे दे देगा, मगर एक्टिवली हेल्प नहीं करेगा पाकिस्तान की। अच्छा। उधर वहाँ एक नुक्ता एक ये भी है कि नहीं, सऊदी अरेबिया माइट पुल आउट इट्स इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज अब सऊदी अरेबिया ने बड़ा सख्त पक्का अग्रीमेंट कर लिया पाकिस्तान के साथ। वहाँ ऐसी बातें भी हो रही हैं जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है वहाँ की, लेड बाय द कांग्रेस एंड अदर्स, वो तो यही कह रही है कि जी फारग हो गए हो तुसी, सऊदी अरेबिया भाग गया, अब थोड़ा संदूर कितने गया और कार कहते देखो थोड़ा नल की करन गए हो, ये फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नरेंद्र मोदी गो होम, जयशंकर गो होम, ठीक। तो वहाँ तो ये शुरू हो गया है एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि नहीं फिक्र ना करें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दिस पैक्ट। तो वहाँ भी अनश्योर है और फॉरेन ऑफिस उनका ये कह रहा है हम स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई, और उधर से हर जगह से यही उनका आता नहीं इट्स ओके। उसकी वजह कि सऊदी अरेबिया के ऊपर तो किसी ने अटैक इम्कान नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं खोला हुआ, पाकिस्तान ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं खोला हुआ, तो ख़तरा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगी या सऊदी के, मगर ये एक सिग्नल दिया है सऊदी अरेबिया ने और गल्फ़ वाले उधर अमेरिका को कि देखें आपको सारे अंडे हमने यहाँ पर डाले हुए, देखा क्या हुआ। तो ये दिस इज़ अ वे ऑफ टेलिंग अमेरिका एंड इसराइल कि अब आगे मत करना ये काम, यू पुशिंग अस टू गो एंड गेट दीज अम्ब्रेलास। ठीक। तो मेरा ख्याल है ये जो सारा पैक्ट है ये एक सिग्नल है हमारी तरफ से। तो उन्होंने हमें कहा होगा कि जी ये करें, ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये सिग्नलिंग करनी है कि हमारे ऊपर ये फिर से ना हो। और हमने कहा होगा डन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे यहाँ भी तो एक पब्लिक ओपिनियन है ना कि हमें मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यमन वॉर में हम नहीं हुए, बहुत बड़ी मेस है वहाँ। मिडिल ईस्ट इज इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक स्टेट, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है एक सिग्नलिंग है, तो ये सिग्नलिंग ही हो रही है, लेकिन सिग्नलिंग से इसराइल मोहतात हो जाएगा, जाहिर है होना पड़ेगा ना। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अमेरिका ने इन अ वे विंग किया है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की बातें हो रही है, इजरायली ब्लैकमेलिंग। देखें ना, अब अमेरिका की जो अभी तो स्पेकुलेशन हो रही है ना, हाँ, रिएक्शन नहीं आया, रिएक्शन अमेरिका का नहीं अभी नहीं आया ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कोई सख्त बयान लेगा इसके खिलाफ। और इसके सऊदी अरेबिया अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका को नाराज करना, हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते। और फिर जाती सतह पर भी ताल्लुकात हैं वली अहद के और प्रेसिडेंट ट्रम्प के। तो आई थिंक ये ठीक है, बट इट्स द सिग्नल, मोर देन अ सिग्नल। और सिग्नल मगर फायदा इसमें हमारा बहुत है, और अगर इंडिया कुछ करता है तो प्योरली टेक्निकली स्पीकिंग सऊदी अरेबिया को हमें कोई पैसे वैसे देने पड़ेंगे, पक्का हो गया, काम पक्का हो गया। एक तीर से हुए हैं कई शिकार। और अगर हो आपके जहन में और भी इसके अलावा सवाल, तो हमने अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत है। थैंक यू।